हेलो एवरीवन, दिस इज निशु एंड यू आर वाचिंग अनयूजुअल वे। तो आज बात करेंगे चैप्टर 2 द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का पार्ट 3। मतलब इससे पहले हमने काफी सारे टॉपिक्स प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए हैं। सो दिस इज द पार्ट 3। इस वीडियो में हम सभी पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्ट पार्टी की। तो देखिए, सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो इसका ओरिजिन 1934 में हुआ था विद इन कांग्रेस। मतलब जो लोग कांग्रेस के मेंबर्स थे उन्हीं लोगों ने मिलकर सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म किया था। मतलब वो लोग कांग्रेस के भी मेंबर थे और कांग्रेस में ही उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को फॉर्म किया था। फॉर एग्जांपल, ये कांग्रेस है जिसमें अलग अलग लोग हैं और इसी में उन्होंने एक सोशलिस्ट पार्टी नामक एक पार्टी भी बना ली। तो मतलब ये लोग कांग्रेस के भी मेंबर हैं और सोशलिस्ट पार्टी के भी मेंबर हैं। अब इसके बिलीफ के बारे में बात करते हैं। आइडियोलॉजी, क्या बिलीव करते हैं ये। इनका बिलीफ था मोर रेडिकल एंड इगैलिटेरियन। ये मोर रेडिकल और इगैलिटेरियन थे। अब मोर रेडिकल और इगैलिटेरियन का मतलब होता है इकोनॉमिकली, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल, इन सभी तरीके से सोसाइटी का वेलफेयर करना और भी ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से सोचना, इनोवेशन करना, न्यू टेक्निक्स निकालना जिससे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो। सोशलिस्ट पार्टी का बिलीव यही था कि हम ज़्यादातर रेडिकल रहें और इगैलिटेरियन रहें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आप। इसके बाद 1948 में जब कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करा, उसमें चेंजेस करे और उसमें डुअल मेंबरशिप को हटा दिया गया। मतलब अब कांग्रेस ने कहा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं वो उसी के अंदर किसी और पार्टी के मेंबर नहीं रहेंगे। जब ये लॉ लाया गया उसके बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी सेपरेट हो गई, अलग हो गई, इसकी अलग आइडेंटिटी हो गई। उसके बाद अब इसके आइडियोलॉजी की बात करते हैं। इसकी आइडियोलॉजी है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट वही काम करे जो सोसाइटी को एक अच्छा नागरिक और उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने में हेल्प। ये बिलीव करते थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब स्टेट को हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही काम करना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगेंस्ट, मतलब ये क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं कि ये किस चीज के अगेंस्ट में है, किसको क्रिटिसाइज करते हैं। दे क्रिटिसाइज कांग्रेस फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स। ओके, ये इससे हमें पता चल गया कि जो सोशलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट में है। क्योंकि अभी हमने बात किया ये सोशलिज्म को फॉलो करता है, तो ऑब्वियसली अगर ये सोशलिज्म को फॉलो करता है तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में होगा। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी कैपिटलिस्ट या लैंडलॉर्ड्स को फॉलो कर रही थी या उनको फेवर कर रही थी, तो सोशलिस्ट पार्टी इनको क्रिटिसाइज कर रही थी। ये नहीं चाहते थे कि लैंडलॉर्ड या कैपिटलिज्म को फॉलो करा जाए। और इग्नोरिंग वर्कर्स एंड पीजेंट्स, मतलब जब कांग्रेस पार्टी वर्कर्स और पीजेंट्स को इग्नोर कर रही थी तो सोशलिस्ट पार्टी इसका विरोध कर रही थी। अब सोशलिस्ट पार्टी में कई स्प्लिट्स हुए, मतलब सोशलिस्ट पार्टी कई अलग अलग पार्टीज में बदल गई। जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, दूसरा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी ही इन अलग अलग पार्टीज में टूट गई। अब इसके मेन लीडर्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन है इनके फेमस लीडर। इनके मेन लीडर्स थे जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे भी। एंड दूसरे थे राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता। ये इनके फेमस और मेन लीडर्स थे। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो अभी की पार्टीज हैं उनमें से कितनी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी से ही बनी है। जैसे समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का भी ओरिजिन सोशलिस्ट पार्टी से ही हुआ है। दूसरा राष्ट्रीय जनता दल, इसका भी ओरिजिन सोशलिस्ट पार्टी से हुआ है। और तीसरा जनता दल। ये तीनों पार्टी सोशलिस्ट पार्टी से ही मिलके बनी है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी पार्टी के बारे में, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगर हम इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ये 1920s में इंडिया में एमर्ज हुआ और ये इंस्पायर है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। अब रशिया के बारे में आप जानते तो उसमें जानते ही होंगे कि रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था जो सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए हुआ था। और इसी आइडियोलॉजी से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इंस्पायर है। अब इसकी आइडियोलॉजी क्या है? इसकी आइडियोलॉजी है सोशलिज्म। मतलब हमेशा स्टेट को वही काम करने चाहिए जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो। ये इनकी आइडियोलॉजी है। दूसरा, इनके मेन लीडर्स के बारे में बात करते हैं। इनके मेन लीडर्स हैं ए के गोपालन और दूसरे पीसी जोशी। अब कम्युनिस्ट पार्टी एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी 1952 में, जब इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे। और क्यों? क्योंकि देखिए 1952 में जब इंडिया में इलेक्शन हुए थे तो सबसे ज़्यादा वोट मिले थे कांग्रेस को, जिसने सत्ता बनाई थी। और अपोजिशन पार्टी में
CPI थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे। वो कितने वोट थे? 16 वोट। वो 16 वोट थे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मिली थी। तो ये सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी उस समय पे। अब बात करते हैं इसके स्प्लिट के बारे में। सो कम्युनिस्ट पार्टी भी 1964 में, सॉरी ये 9 है, 1964 में दो पार्टी में डिवाइड हो गई। एक तो बनी CPI और दूसरा बना CPI-M। तो ये दो पार्टीज में डिवाइड हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता पार्टी के बारे में। सो स्वतंत्रता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1959 में। इसके मेन लीडर्स हैं C राजगोपालाचारी, KM मुंशी और NG रंगा। अब इन तीनों लीडर्स के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सो आपको ये नाम याद हो जाएंगे, डोंट वरी। अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सो ये बिलीव करते हैं क्लोज रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स। अब मतलब ये बिलीव करती है कि हमारे जो रिलेशन है वो USA से काफ़ी क्लोज हो। इसका मतलब USSR, जिसको हम रशिया भी बोल देते हैं, रशिया के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे ना हो। ये कौन मानता है? ये सोशलिस्ट पार्टी मानती है। ओके, सो अब हम बात करते हैं ये फेवर किस किस को करते हैं, किसके फेवर में है। सो ये फेवर करते हैं प्रोवाइड इंडिविजुअल फ्रीडम। ये हमेशा यही बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल को हमेशा फ्रीडम मिलना चाहिए। फ्रीडम मिलेगा तो वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। क्रिएटिविटी दिखाएगा जिससे इनोवेशन होगा, और इनोवेशन होगा तो ऑब्वियसली इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो ये हमेशा फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात करता है कि इंडिविजुअल को हमेशा फ्री कर देना चाहिए और उसको फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सके। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये फेवर करता है कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ सके और इंडिया में स्किल्स भी जनरेट हो सके। और अब बात करते हैं ये अगेंस्ट में किसके, मतलब किसको क्रिटिसाइज करता है। सो क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी। ये नहीं चाहता, ये मतलब ये पार्टी की आइडियोलॉजी ये है कि ये नहीं चाहते कि स्टेट का इंटरवेंशन इकोनॉमी में हो। ये चाहते हैं कि इकोनॉमी को फ्री कर दिया जाए ताकि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके और अपने इनोवेशंस दिखा सके। ओके, और किसके अगेंस्ट में है? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। और ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के भी फेवर में नहीं है, ये इसको भी ये क्रिटिसाइज करती है। जैसे ये कि इसका मानना ये है कि जो प्लानिंग है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, मतलब एक ही सेंटर में सरकार बैठी रहती है और वो प्लानिंग करती रहती है, जो कि कई बार सफल नहीं हो पाते, कई बार वो इफेक्टिव नहीं हो पाते। तो प्लानिंग को जो है वो डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, मतलब सभी को पावर देनी चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से अपने एरिया में जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो उसको पूरा कर सके। नेक्स्ट है लैंड सीलिंग इन एग्रीकल्चर। सो जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में लैंड सीलिंग कर दी थी उसके भी ये फेवर में नहीं थे, इसका भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। सो ये कहते हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल की जो क्रिएटिविटी है वो उभर कर नहीं आ पाती और इंडिया की इकोनॉमी डाउन जाती है। अब बात करते हैं भारतीय जनसंघ की। भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में बात करते हैं। सो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1951 में। 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी एमर्ज हुई थी। इसके फाउंडर हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने ही भारतीय जनसंघ पार्टी की नींव रखी थी। और अभी की हम बात करें तो अभी की जो भारतीय जनता पार्टी है ये इसी पार्टी से ओरिजिन है, मतलब इसी का एक एक्सटेंडेड रूप है। नेक्स्ट, अब इसके आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सो इसकी जो आइडियोलॉजी है वो है कैपिटलिज्म, मतलब ये कैपिटलिज्म को फेवर करती है, ये सोशलिज्म में बिलीव नहीं करती। दूसरा, ये फेवर करती है वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन। ये बिलीव करती है कि कंट्री में एक ही कल्चर होना चाहिए, एक ही लैंग्वेज होना चाहिए ताकि सभी लोग एक जैसे हों, सभी लोग इक्वल हों। दूसरा, ये बिलीव करती है अखंड भारत में जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ ये इसके अगेंस्ट में है। इसकी दूसरी आइडियोलॉजी है जो इनको फेवर करते हैं, दैट इज प्रमोट ऑफिशियल लैंग्वेज एज हिंदी। सो ये बिलीव करते हैं कि हिंदी को ही एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज प्रमोट करना चाहिए। सो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहाँ पे साउथ इंडिया है वो इसको फेवर नहीं करता, ये इसके अगेंस्ट में कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो है रीजनल लैंग्वेज, तो इस वजह से ये इसको फेवर नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं अब बात करते हैं किसके अगेंस्ट में, किसका क्रिटिसिज्म करते हैं ये लोग। सो ये क्रिटिसाइज करती है स्पेशल प्रिविलेज टू जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल प्रिविलेज मिला था 370 के तहत, इसका ये विरोध करती है और इसीलिए अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर को जो 370 के तहत स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था उसको भी इन्होंने हटा दिया है।
नेक्स्ट जिसको ये क्रिटिसाइज करते हैं दैट इज सोशलिज्म। अभी बताया कि ये कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, तो अगर ये कैपिटलिज्म को बिलीव फॉलो करता है तो ऑब्वियसली सोशलिज्म के अगेंस्ट में होगा। नेक्स्ट इज कंसेशन टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। सो जो कल्चरल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज को कंसेशन दिया जाता है ये उसके भी अगेंस्ट में। ये बिलीव करते हैं कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ताकि सभी लोग अपने स्किल्स को, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को रख सकें। अब इनके मेन लीडर्स के बारे में बात करते हैं। तो इनके मेन लीडर्स हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी की नींव रखी थी। दूसरे दीनदयाल उपाध्याय और तीसरे बलराज मधोक। सो ये इनके प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में हमने सभी पार्टीज के बारे में बात कर ली है एंड दिस चैप्टर इज फाइनली कंप्लीट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।